Hello dear students, welcome to Aspirantsville Institute। हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एस्पायरेंट्सविल के यूट्यूब चैनल पर DULLB CUET जो लास्ट ईयर हुआ था, जिसमें BHULL भी हुआ था, ये जितने भी एग्ज़ाम हों उन सभी के लिए लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल होंगे वो, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, लीगल का पोर्शन, इंडियन पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर डाल दिए जाएंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लाइव आ सकें। यूट्यूब की पॉलिसी है 1K सब्सक्राइबर जब तक नहीं होते तब तक लाइव एक्सेस नहीं मिलता यूट्यूब का। चलिए स्टार्ट करते हैं। The British East India Company arrived in India in 1600 with the exclusive right of trading under a charter granted by Queen Elizabeth। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी इंडिया में? 1600 में। ये इम्पोर्टेंट है, जी के टर्म से भी याद रखना। और ये चीज़ याद है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस टाइम ब्रिटेन में क्वीन कौन सी थी, ये पूछ लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वीन एलिजाबेथ। After the victory of Battle of Plassey in 1757 and Battle of Buxar in 1764 by British Army, Bengal administration came under the East India Company to keep Bengal administration in their favor. British enacted many acts which later became the foundation of Indian Constitution। बेसिकली क्या था, जब ब्रिटिश कंपनी इंडिया में डोमिनेट कर रही थी तो वो अलग अलग रूल रेगुलेशन लाए इंडिया में, जो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काम आए, यानी भारत के अंदर कानून बनाने के लिए काम आए। वो अपने बेनिफिट के लिए ला रहे थे वो, तो उन्हें जितनी भी बैटल्स हुई हैं उन्हें हम जीके वाले पोर्शन में डिस्कस कर लेंगे। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। It was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India। इस एक्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने टेक ओवर कर लिया था, उसके जो अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में रूल करने के, उन पे डोमिनेट ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। यानी वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ऑर्डर करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम करती थी। इससे पहले क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिपेंडेंट थी, वो जो चाह रही थी वो कर रही थी वो। इट recognized for the first time the political and administration function of the company and it laid the foundation of central administration in India। और इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में नींव रख दी थी। इट डिजाइनेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कौन सा एक्ट था जिसने जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था? एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members टू असिस्ट हिम। द फर्स्ट सच गवर्नर वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद होता है। ये क्यों है इंपॉर्टेंट? जो गवर्नर जनरल था पहले बंगाल, जो गवर्नर था बंगाल का, और उसके अलावा जो और गवर्नर थे, जैसे इन्हें असिस्ट कर रहे थे, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन्हें बना दिया था, इन्हें असिस्ट और गवर्नर कर रहे थे जो बॉम्बे और मद्रास के थे। उससे पहले क्या था, जो गवर्नर होता है, अब जैसे हम अपने यहाँ से देखें, इन जितने भी स्टेट्स हैं इनके गवर्नर हैं, जितने भी, सारों की पावर इक्वल है, लेकिन इनमें से किसी एक को सुप्रीम गवर्नर बना दिया जाए या गवर्नर जनरल बना दिया जाए तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, वो उसे असिस्ट करेंगे ना। जैसे लाइक प्रेसिडेंट को असिस्ट करते हैं जितने भी गवर्नर हैं स्टेट्स के।
ये उसी तरह से था। उससे पहले सिर्फ गवर्नर था। 1773 से पहले, जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया उन्हें। और पहले कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंस इज सबॉर्डिनेट टू दी, ये हम डिस्कस कर लिया है, वो उन्हें असिस्ट करते थे। इट इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 हैविंग वन चीफ जस्टिस एंड थ्री अदर जजेस। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था कोलकाता में, वो कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1774 में। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई कितने जजेस थे जो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट बना था? तो चार जजेस थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और तीन अदर जजेस थे। पीट्स इंडिया एक्ट 1784। It allowed the court of directors to manage the commercial affairs but created a new body called Board of Control to manage the political affairs. It established a system of double government. जो पीट्स इंडिया एक्ट था 1784 वाला, इसने डबल गवर्नमेंट सिस्टम बना दिया था भारत के अंदर। पहला क्या था? डायरेक्टर्स, यानी द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो मैनेज करते थे कमर्शियल अफेयर्स को, यानी इंडस्ट्रीज वगैरह को, इकोनॉमिक्स अफेयर्स जितने भी थे उन्हें मैनेज कर रहे थे वो। उसके अलावा जो दूसरा था, दूसरी बॉडी जो नई बनाई थी इन्होंने, वो क्या कर रही थी? वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर रही थी। उस बॉडी का नाम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन्हें लेटर एबोलिश कर दिया जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे कब एबोलिश किया जाएगा इन्हें। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 के चार्टर एक्ट है। इसमें क्या था? इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया and vested in him all civil and military powers. Thus, the act created for the first time a government of India having authority over the entire territory areas by the British in India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. Important है ये भी। इसमें क्या था? जब इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले बना दिया था रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। अब इसके बाद क्या था? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और उसके उसके लिए सारी पावर्स दे दी। मिलिट्री सिविल पावर जितनी भी थी सारी पावर्स उसे सौंप दी थी। द क्राउन रूल 1858 टू 1947, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। नोट दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के गुड गवर्नेंस के लिए भी जाना जाता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टेकन ओवर बाय ब्रिटिश क्राउन। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो था, वो अब कंप्लीटली ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया था, यानी ब्रिटेन ने उस पर कंप्लीटली डोमिनेट कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से हटा दिया था। अब जो भी रूल रेगुलेशन कर रहे थे वो डायरेक्ट ईस्ट वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो वो काम करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में नहीं रही, सारे काम वहीं से डायरेक्ट चलते थे उनके एडवाइजर्स के थ्रू। इट चेंज द डिजाइनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और 1833 में हमने क्या देखा था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और अब इसमें क्या हुआ? 1858 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था उसे वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। नोट करो एक चीज को, जो डबल गवर्नमेंट बनी थी उसे रिमूव कर दिया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इनको एबॉलिश कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था इसे कब एबॉलिश किया गया था?
Indian Council Act of 1861. Viceroy of India was empowered to establish legislative councils for Bengal, Northern Western Frontier Province and Punjab. जो वाइसरॉय था उसकी पावरें बढ़ा दी गई थी। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट कर सकता था नॉर्दर्न बंगाल के लिए, अदर प्रोविंसेस के, पंजाब के लिए जो वेस्टर्न प्रोविंसेस थे अदर उनके लिए, और पंजाब के लिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। Beginning of parliamentary system, as this act allowed discussion over budget and queries by members। जो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें क्या था, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत कर दी गई थी, बजट वगैरह के ऊपर डिस्कशन होना शुरू हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ कि इस टाइम पे जो कांग्रेस थी वो स्ट्रोंग हो गई थी, यानी कि कांग्रेस जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़ गए थे, इस वजह से कि आवाज़ उठाने वाले हो गए थे। उससे पहले क्या था, लोग अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे थे, कोई एक यूनिटी नहीं थी, या कोई एक बोलते संस्था या पार्टी नहीं थी जो आवाज़ उठा सकती थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑल्सो नोन एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। इंपॉर्टेंट है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म कौन सा था 909 का। फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या था, मुस्लिम्स को अलग इंट्रोड्यूस करने के लिए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, यानी कि भारत में नफरत फैलाने के लिए तोड़ो और राज करो वाला सिस्टम ला दिया था इन्होंने। मुस्लिम्स को बोल रहे थे भाई अपने लिए अलग मांग करो इलेक्टोरेट्स के लिए, हम मुस्लिम मेंबर्स अलग इलेक्ट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक हिसाब से रिजर्वेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम उनका क्या था, अंग्रेजों का था एक भाई नफरत फैलाओ और राज करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ऑल्सो ये 1990 बाई मिस्टेक लिखे, 1919 है, 1919। ऑल्सो नोन एज मोंटेग चेल्म्स फॉर रिफॉर्म्स। फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये वो कर लिया हमने, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। जो 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे क्या था, बाई कैमरलिज्म इंडिया में ला दिया था और डायरेक्ट इलेक्शन होने लग गए थे कंट्री में। लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे वो कुछ ही लोगों के लिए वोट के अधिकार थे, जिसमें बिजनेसमैन वगैरह थे, इस तरह से सभी के लिए नहीं थे, आम लोगों के लिए नहीं थे वो। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसने भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दे क्यों दिया, क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए मांग कर दी गई थी। किसके लिए, सिख के लिए, जो जितने भी सिख्स थे। इससे पहले मुस्लिम्स के लिए, अब क्या था, सिख्स के लिए भी, इंडियन क्रिश्चियन जो इंडिया में क्रिश्चियन रह रहे थे उनके लिए भी, और एंग्लो इंडियंस के लिए भी, और यूरोपियंस के लिए भी, क्योंकि अलग फ्रेंच भी रह रहे थे यहाँ पे, स्पेनिश भी रह रहे थे, जगह जगह के लोग रह रहे थे, पुर्तगाली भी रह रहे थे। तो नफरत बढ़ाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दी थी। साइमन कमीशन 1927, it was government of India 1919 that announced that in 10 years from 1919 a royal commission will be set up to report on the working of the act, read the points below 200। ठीक है। इसमें क्या था, 1919 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ये जो ये अभी हम ऊपर डिस्कस किया था हमने, मोंटेग चेल्म्स फोर्ड रिफॉर्म, इसमें एक प्रोविज़न लाए थे। वो प्रोविज़न क्या था, एक कमेटी होगी जिसे साइमन कमीशन बोला गया था। अब वो 10 साल में ये एज्यूम करेगी, निगाह निगाह रखेगी अब भारत में क्या चीज़ डेवलप हो रही है, वो अपनी रिपोर्ट देगी रॉयल कमीशन के। रॉयल कमीशन ने उसे सेटअप किया था, वो रिपोर्ट देगी किस पे। Diarchy was introduced in India by the Government of India Act 1919 that also promised that a commission would be appointed after 10 years to review the working and progress made। इसमें क्या था कि ये जितने भी इन्होंने अपने पॉलिसीज लाए थे 1919, उन सब को कंटिन्यू करने के लिए, डिसकंटिन्यू करने के लिए उन पॉलिसीज को, उसके लिए इन्होंने साइमन कमीशन अपॉइंट किया था। साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
ये इम्पोर्टेंट है। एबोलिशन ऑफ डायरची इन प्रोविंसेस, एबोलिशन ऑफ डायरची यानी जो 1919 में डायरची आई थी उसे एबोलिश कर दिया था। इट प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। इसने ऑल इंडिया फेडरेशन की नींव रख दी थी जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स से थे। इट प्रोवाइडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937 इन दिल्ली। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं आपके लिए। जो आज सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये क्या था, फेडरल कोर्ट। और जो 1937 में बना था ये दिल्ली में। इससे पहले से सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, हमारा कलकत्ता में था। जो आज का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में फेडरल कोर्ट था और इसे 1937 में बनाया गया था। जो ये बिल्डिंग है फेडरल कोर्ट की बिल्डिंग है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1974। ऑन Feb 20 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, याद रखना कौन कौन से थे जिन्होंने अनाउंस किया, दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय June 13 1948, आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू रेस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। This announcement was followed by the agitation by the Muslim League demanding partition of the country. Again on June 3, 1947, the British government made it clear that any constitution framed by the Constitutional Assembly of India formed in 1946 cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it. इन्होंने यहाँ भी कम्युनल एंगल चल दिया था। इन्होंने क्या कम्युनल एंगल चला था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी भारत के लिए, उसे अगर कोई प्रोविंस एक्सेप्ट ना करना चाहे, कोई भी पार्ट एक्सेप्ट ना करना चाहे तो वो इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता। ऑन क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारे प्रोविंस थे। ऑन द सेम डे June 3 1947 लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट फॉर द फोर्थ पुट फॉर द पार्टीशन प्लान। इन्होंने पुट फॉरवर्ड है, फोर्थ बाई मिस्टेक लिखा, पुट फॉरवर्ड द पार्टीशन प्लान नॉन एज द माउंटबेटन प्लान, जिसे माउंटबेटन प्लान से जाना जाता है। इन्होंने जो पार्टीशन था बाउंड्रीज का उसका उसे रख दिया था कि ये पार्टीशन होगा तो ये ऐसे ऐसे बाउंड्रीज होंगी। द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, और फाइनली इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने। इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। fixed the date of 15th August 1947 for setting up the two dominions, namely India and Pakistan. It is decided to hand over the responsibility of power to the Constituent Assembly of the Dominion States. जो 15 अगस्त 1947 है उसे फिक्स कर दिया था, एक डेट फिक्स कर दी थी। इस दिन दो अलग अलग डोमिनियन बन जाएंगे और जो पावर है वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए दे दी जाएगी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है भी वो मैं बताता हूँ। जो 1935 जो रूल था अभी इसमें वही लिखा है, सोवरेंटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश। ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सोवरेंटी थी उसे एबोलिश कर दिया गया। इट अभी जो मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था ना पॉइंट ए के अंदर, वो पॉइंट सी में मेंशन किया हुआ है। It provided for the governance of each of the dominion and the provinces by the Government of India Act of 1935. Till the new constitution were framed, the dominions were however full authority to make the modification in this act. ये क्या था, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके हिसाब से दोनों डोमिनियन काम करेंगे अपने अपने कंट्री में। लेकिन अगर कोई डोमिनियन ना चाहे उसे मानना तो वो इंडिपेंडेंट था, उसमें मॉडिफिकेशन करता था, कर सकता था। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In 1934, the idea of Constitution Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy. जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया था इसे किसने दिया था, 1934 में M.N. रॉय ने दिया था। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर
1946 under the scheme formulated by the cabinet mission plan। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसे नवंबर 1946 में बना दिया था, किसके अंडर में? कैबिनेट मिशन प्लान के स्कीम के अंडर में। इंपॉर्टेंट है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू बी 389। आउट ऑफ दीज 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडियन, 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स। टोटल कितनी स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? 389, जिसमें से 296 सीट किसके लिए थी? ब्रिटिश इंडियन के लिए, यानी कि जिसमें ब्रिटिश इंडिया का राज था उसके लिए। और उसके अलावा बची जो 93 सीट्स थी वो किसके लिए थी? प्रिंसली स्टेट्स, जिन पे नहीं कि किंग्स का राज था, जैसे जम्मू कश्मीर में था, हैदराबाद में था, उस तरह से। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मुलेटेड इन जुलाई 1946 by the cabinet mission plan। जो ऊपर ये मेंशन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। और ये जो नीचे है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मुलेटेड इन जुलाई 1946 बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। जो जुलाई 1946 है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना दिया था। किसने बनाया था? कैबिनेट मिशन प्लान ने। लेकिन जो काम था इसका, यानी जो वर्क था, उसे नवंबर 1946 में स्टार्ट किया था। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी फिर 9 दिसंबर 1946 को होगी। याद रखना, इन दोनों डेट्स को मिक्स मत करना। अगर पूछा जाए सिर्फ इतना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे कब फॉर्मुलेट किया गया था? तो जुलाई 1946 में। और वर्किंग कब स्टार्ट हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी वो? तो नवंबर 1946 में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 1946। ये 9 दिसंबर को हुई थी, जिसे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने प्रिसाइड किया था। यानी वो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए थे, किसके बेस पे? सीनियरिटी की बेस पे, याद रखना। लेटर ऑन दिसंबर 11 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी एस नहीं है इसमें, सिर्फ H.C. मुखर्जी वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो 11 दिसंबर थी उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो प्रेसिडेंट बना दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और H.C. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। डॉक्टर B.N. राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। B.N. राव जो थे उनको एडवाइजर बना दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। देयर वर 7 मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमिटी। देवर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे वो, याद रखना। N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव इन प्लेस ऑफ B. मित्तर। और सातवें तो D.P. खेतन, ही वाज रिप्लेस्ड बाय T.T. कृष्णचारी आफ्टर हिज डेथ। As a result of partition under Mountbatten Plan of 3rd June 1947, the membership of the assembly was reduced to 299। यानी कि जब पार्टीशन कर दिया था माउंटबेटन प्लान ने, तो उसके अंडर में जो स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389, उसे घटाकर 299 कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। After the partition, the Constituent Assembly was reconstituted on 13th October 1947, and on 31st December 1947 the total membership of the Assembly was 299, and out of these 229 members were from provinces and 70 members were from princely state। वही सेम 229 मेंबर्स किस में थे? जिसमें ब्रिटिश इंडिया का राज था उसमें, 70 मेंबर प्रिंसली स्टेट्स से थे। The Constituent Assembly took 2 years 11 months and 18 days, इसमें 18 days और मेंशन नहीं, 18 days to complete its historic task of drafting the constitution। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, सभी को पता है।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने कितना टाइम लगाया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? 2 साल 11 महीना 18 दिन। उसमें से 114 दिन तो ड्राफ्ट के डिस्कशन पर ही खर्च कर दिए थे। देयर वर 22 पार्ट, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। जब 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा बन के तैयार हो गया था, इन्फोर्स 26 जनवरी 1950 को किया जाएगा वो अलग है, लेकिन जब बन के तैयार हो गया था यानी कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, तो उस टाइम 22 पार्ट थे और 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा। 8% ये है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब प्रेजेंट में कितने आर्टिकल, कितने पार्ट्स, कितने शेड्यूल हैं? 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। याद रखना कहीं कहीं आपको दिखा दिया जाएगा 468 आर्टिकल्स भी नहीं, 468 आर्टिकल्स नहीं है, उनके अंदर सब आर्टिकल्स भी ऐड कर रखे हैं। जो आर्टिकल्स हैं वो 448 ही हैं। अगर इस तरह से पूछा जाए ऑप्शन में, इस तरह से आएगा तब 448 आर्टिकल करना होगा, और अदरवाइज ऐसे नहीं आए तो 395 आर्टिकल ही करना होगा, क्योंकि जो आर्टिकल्स उनमें सब पार्ट्स ऐड हुए हैं, ना कि आर्टिकल्स के नंबर बढ़ाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कब एडॉप्ट किया था? 1949 में 26 नवंबर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इन दोनों डेट को मिक्स मत करना। एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को हम लॉर्ड डे भी मनाते हैं, और 26 जैन को इन्फोर्स्ड हुआ था। ऑन जुलाई 22 1947, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। On July 22, 1947, Constituent Assembly adopted the national flag designed by Bengali Venkaiah। यह इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसने नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन कब अडॉप्ट किया था? जुलाई 22 को। और किसने डिज़ाइन किया था उसे? बेंगाली वेंकैया ने। याद रखना है पॉइंट। स्टेट एम्बलम adopted on 26 Jan 1950, it having 3 lions, a galloping horse, bull and a chakra, adopted from अशोक सारनाथ पिलर। यह इंपॉर्टेंट है। जो स्टेट एम्बलम इसे कब एडॉप्ट किया था? 26 जन 1950 को। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें? क्या क्या है? 3 लायंस हैं, एक गैलोपिंग हॉर्स है, एक बुल है, एक चक्र है। इसे कहाँ से एडॉप्ट किया था? अशोका सारनाथ पिलर से। सत्यमेव जयते कहाँ से एडॉप्ट किया था? मुंडक उपनिषद से। रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आते हैं। नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग एडॉप्टेड ऑन 24 जन 1950। जो नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग ने 24 जन 1950 को अडॉप्ट किया था। नेशनल एंथम के बारे में ये जरूर याद रख लें, पूछ लिया जाता है कभी कभी, कितने स्टेंजा है? 5 स्टेंजा है। मैक्सिमम टाइम कितना है? 52 सेकेंड। ऑन December 30, 1946, जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑल्सो नोन एज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को, जिसे हम आज प्रेम्बल बोलते हैं, उसे कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तौर पर। इसे हम डिस्कस करेंगे जी, प्रेम्बल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। एस्पायरेंट्स विल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। हम आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हैं लाइव क्लासेज में। थैंक यू।